गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 4 में और ये अंतिम पार्ट होगा इस टॉपिक का जो आपकी स्क्रीन पर है। सीधे ये 3 पॉइंट हमने लिए थे ए, बी और सी। इसके अंदर ए और बी हमने डिस्कस कर लिए हैं और उसके बाद में पार्ट सी जो है मानव भूगोल के वर्णन जो उस समय के मिलते थे, उसमें किस प्रकार से ज्योग्राफिकल नॉलेज प्राचीन समय में थी, उस बात का सत्यापन होता है, प्रमाणित होती है वो। और मानव भूगोल के वर्णन के अंतर्गत हम जो चीज़ सम्मिलित करेंगे, जो एनालिसिस सम्मिलित करेंगे, उसमें ग्रामीण और नगरीय अधिवास जो है, रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स, उसके अलावा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और उसके अलावा इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट और भारत के जो विदेशी संबंध रहे थे, फॉरेन रिलेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में कितनी जानकारी उस समय उपलब्ध थी, किन किन रिलेशंस को फॉलो किया जाता था या कहाँ कहाँ भारत के संबंध जो है आपस में रहे थे या दूसरे देशों में रहे थे। इसके अतिरिक्त पॉलिटिकल रीजंस के बारे में जो डिस्कशन मिलता है, जो एनालिसिस मिलता है, वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ राजनीतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी हमको उपलब्ध हुई प्राचीन भारत के अंदर, वो हम देखेंगे। तो मानव भूगोल के जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके बारे में हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। स्क्रीन पर आपका है ग्रामीण और नगरीय अधिवास। भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता है और सिंधु घाटी और आसपास में स्थित जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि अनेक स्थानों पर खुदाई में सुनियोजित ढंग से बसाए गए नगरों के जो अवशेष मिले हैं, उससे वहाँ की ग्रामीण और नगरीय जो अधिवास है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क है 10 मीटर चौड़ी, जबकि अन्य 2.5 से 3 मीटर और गलियों की जो चौड़ाई है वो 1 से 1.5 मीटर तक की पाई जाती है। ऐसी जानकारियाँ जो है उपलब्ध थी उस समय, हमें प्राप्त हुई हैं। और सड़कें एक दूसरे से समकोण पर काटती थी और सड़कों के दोनों किनारों पर गंदे जल की निकासी हेतु नालियाँ थी। तो बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनतम जो सभ्यता है, ये वर्णन हमें मिले। ये आपके स्क्रीन पर मॉर्फोलॉजी ऑफ मोहनजोदाड़ो का एक मैप दिया हुआ है। इसके अंदर स्ट्रीट्स और ये किस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से एक दूसरे को 90 डिग्री पर, जैसा कि हमने अभी देखा था कि सड़कें आपस में काट रही है, वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से अधिक विकसित नगर था और ईंटों के मकान और उसमें स्नानागार भी हुआ करते थे। कुओं के भी प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं कि उस समय वहाँ पर कुएं भी उसमें उपलब्ध थे। और रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन धर्मों, इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि में प्राचीन ग्राम और नगर का वर्णन मिलता है। और कई ग्रामीण बस्तियों यथा पल्ली जिसे पूर्वा कहते हैं, घोष जिसे लघु ग्राम कहा जाता है, ग्राम वाहिका वृहद ग्राम जिसे कहा जाता है, पुरी लघु नगर जिसे कहा जाता है, और नगर, ये सब महाभारत और इन सभी ग्रंथों के अंदर प्राप्त रूप से वर्णित किए गए हैं। भारत के जो प्रमुख नगर हैं, तक्षशिला, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कपिलवस्तु, अयोध्या, पाटलिपुत्र, काशी, नालंदा, गया, प्रयाग, मथुरा, सांची, रांची आदि। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ये टाउन्स बताए गए हैं कुछ इंडस सिविलाइजेशन के, जिनका हमने अभी नाम लिया था। इन टाउन्स को आप अच्छे से देख के इसका आप स्केच मैप बना सकते हैं, जो कि आपको एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा। और ये एक और मैप आपके यहाँ है जिसमें डॉट और उसका सर्किल जो है वो सिंधु सभ्यता के केंद्रों को प्रदर्शित कर रहा है और सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है वो इस तरीके से शेडिंग से आपको बताया गया है, जो लेयर्स में शेडिंग दिखाई गई है। तो ये जो नगर हमने अभी डिस्कस किए थे, जो नाम मैंने लिए थे, वो सब आपको इस मैप पर दिखाई दे रहे हैं। इसको आप फ्री हैंड अपने मैप बना के एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आपको डालना होता है। कृषि के बारे में जो जानकारी थी, वैदिक काल से आज तक महाभारत या वैदिक काल से आज तक भारत का जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि रहा है। पतंजलि ग्रंथ में भूमि उपयोग का वर्गीकरण इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कि केदार जिसे जलमग्न भूमि कहा जाता है, उसर वह भूमि होती है जो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, और गोचर जो भूमि होती है वो पशुचारण के लिए होती है, और शीत्य जो है वो
जोती गई भूमि होती है जिसके ऊपर की खेती की गई होती है, उसे शित्य कहा जाता है। इसी प्रकार उस काल में उत्पादित जो फसलों के नाम पर ही भूमि का नामकरण किया जाता था, जैसे व्यम जो भूमि, जो कि भूमि, माशम दालों की भूमि, और व्यम जो है जौ की भूमि, जो होता है गेहूं जो, तो माशम जो है वो दालों की भूमि कही जाती थी, और तित्यम जो है तिलहन के लिए जो भूमि काम मिली जाती थी उससे कहा जाता था। तो उनका नामकरण फसल के अकॉर्डिंग ही किया जाता था, ऐसा उल्लेख हमें जानकारी में आता है। अर्थवेद के अनुसार खेतों की जो रक्षार्थ खपतवारों खरपतवार जो होती है उनकी निराई, खेतों की गुड़ाई, हानिकारक कीट पतंगों से बचाव, ये सब उस समय किए जाते थे। और फसलों को जो है अन्नागारों में रखा जाता था, बड़े बड़े अन्न रखने के स्थान होते थे, उसके अंदर सुरक्षित रखा जाता था। और पशुपालन की यदि हम बात करें तो वैदिक काल में पशुपालन जो है वो प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित था। गाय व भैंस प्रमुख पशु थे और गाय को पवित्र पशु के रूप में माना जाता था। घोड़े, ऊंट, हाथी आदि का प्रयोग जो है माल ढोने में या सवारी करने में किया जाता था, और बैल और भैंसों का प्रयोग भी कृषि के लिए मुख्य रूप से किया जाता था। तो ये में है। उद्योग धंधों की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत प्राय जो है कुटीर उद्योग जो है वो वहाँ पे प्रचलित थे उस समय में, और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, और धातुओं के जो औजार हैं, यंत्र हैं, बर्तन हैं, आभूषण हैं, वो बनाए जाते थे। और शिल्प उद्योग जो है वो विकसित था, जिसमें काष्ठ शिल्प, मृत्तिका शिल्प और वस्त्र शिल्प प्रमुख थे। तो ये पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उद्योग धंधों के अलग अलग डॉट्स लगा के जो पॉइंट दिए हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना होता है, या इतना ही भी आप लिखेंगे मोर देन सफिशिएंट फॉर योर लेवल ऑफ एग्जाम एज ए ऑनर्स पार्ट थर्ड। और उसके बाद ऋग्वेद में जो है बढ़ई, लोहारों, बुनकरों आदि का जो जगह है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और उसके पश्चात मध्यकाल से गुप्त काल तक जो है वो भारत में धातु उद्योग में पर्याप्त प्रगति हुई, और भारतीय कारीगर जो है वो अत्यंत दक्ष माने जाने लगे। दिल्ली में कुतुब मीनार जो परिसर है उसमें जो लोहा स्तंभ है वो गुप्त काल में स्थापित 1600 वर्षों पुराना है, और इस लोहा स्तंभ में अभी तक जंग रस्ट बिल्कुल नहीं लगी है। मतलब कितनी क्वालिटी उस समय मेंटेन की गई कि उसके अंतर्गत कभी भी उसके अंदर ये वर्णन हमें मिले। ये एक आपके स्क्रीन पर मॉर्फोलॉजी ऑफ मोहनजोदाड़ो का एक मैप दिया हुआ है, इसके अंदर स्ट्रीट्स और ये किस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से एक दूसरे को 90 डिग्री पर, जैसा कि हमने अभी देखा था कि सड़कें आपस में काट रही है, वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। उस समय के वर्णन हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से विदित होता है कि ईसा से 4वीं शताब्दी में भारत में समुद्री व्यापार का प्रचलन था। साथ ही इसमें भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशाओं का भी वर्णन किया गया है, उल्लेखित है। प्राचीन भारत में विनिमय के लिए सोने, चांदी और तांबे के जो सिक्कों का प्रयोग होता था, सोने के सिक्कों को स्वर्ण और निष्क तथा तांबे के सिक्के को कट्टापन कहा जाता था। ऐसी हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर कुछ प्राचीन मार्ग जो है भारत के व्यापारिक वो बताए गए हैं, जो आपको रफ स्केच आप इसका बना के, एक इंडिया का मैप बना के आप इन मार्गों को एग्जाम कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के जो विदेशी संबंध थे उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हमको मिलती है मानव भूगोल में वर्णन जो उस समय के थे उसके आधार पर। भारत के व्यापारिक
सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान, रोम, हिंद, चीन, पूर्वी द्वीप समूह, बर्मा, श्रीलंका, मध्य एशिया, चीन आदि प्रदेशों से था। मत्स्य पुराण में जो दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत मत्स्य पुराण जो है उसमें भारत के 9 उपनिवेशों का उल्लेख है जो समुद्र द्वारा एक दूसरे से अलग थे और उनका केंद्र जो था वो भारत था। इसी प्रकार से धर्म शिक्षा के लिए कई चीनी यात्री भारत आए और यहाँ रहकर विद्याध्ययन किया और उसमें जो प्रमुख थे वो फायन 399 ईस्वी और सुंगयून 518 ईस्वी और ह्वेंगसांग 629 ईस्वी प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त तिब्बत, मंगोलिया, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका आदि देशों से भी भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित थे। ऐसा उल्लेख मानव भूगोल के वर्णन के द्वारा प्राचीन समय में था। ये कंप्लीट हुआ और ये कंप्लीट 4 पार्ट हमारे हो गए और ये कंप्लीट टॉपिक हमने जो है इसको समाप्त कर लिया। आने वाले लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको लेंगे। थैंक यू। Here's a matching video.